नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्य हिंदी का न्यूज बुलेटिन। एक नजर अब तक की सुर्खियों पर। देश में ठंड बढ़ रही है और बिहार में सियासी गर्मी। एक ओर जहां लालू यादव कहते हैं कि नीतीश के लिए दरवाजे खुले हुए हैं, तो दूसरी ओर कांग्रेस ने भी नीतीश का हाथ थाम लिया है। कांग्रेस विधायक दल के नेता शकील अहमद खान ने नीतीश कुमार की वापसी को लेकर कहा कि जो भी गांधीवादी हैं वो हमारे साथ आएंगे। नीतीश कुमार गांधीवादी हैं, वो गांधी के सिद्धांतों पर चलते हैं। क्या खरमास के बाद बिहार में खेला होगा? ये सवाल पिछले कुछ दिनों से पटना से लेकर दिल्ली तक चर्चा में है। इस बीच आरजेडी अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के लिए दरवाजा खोल देने की बात कही है। ऐसा कहकर उन्होंने सूबे की सियासत में गर्मी ला दी है। उन्होंने कहा कि अगर नीतीश साथ आते हैं तो उनका स्वागत करेंगे। लालू ने कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के लिए उनका दरवाजा हमेशा खुला है। उन्होंने कहा कि सीएम को भी अपना दरवाजा खुला रखना चाहिए। लालू यादव ने कहा कि अगर वो साथ आएंगे तो हम उनका जरूर स्वागत करेंगे। उन्होंने कहा कि पहले की गलती माफ कर हम उनको अपने साथ रख लेंगे। हम तो कहेंगे कि साथ आइए और साथ में मिलकर काम करिए। हालांकि इससे पहले तेजस्वी यादव कह चुके हैं कि नीतीश कुमार के लिए आरजेडी के दरवाजे बंद हैं। हालांकि राजनीति में अलग अलग तरह से बयान दिए जाते हैं। लालू यादव के बयान के नीतीश कुमार के लिए दरवाजे खुले हैं, इस पर नीतीश कुमार ने बिना बोले बड़ा बयान दे दिया। जब लालू के बयान को लेकर नीतीश कुमार से सवाल पूछा गया तो उन्होंने मीडिया के सामने हाथ जोड़े और हल्की सी मुस्कान चेहरे पर दिखी। हालांकि बिना बोले रिएक्शन दे दिया, जिसके बाद फिर से सवाल उठने लगे कि बैकडोर क्या चल रहा है। नीतीश ने साफ साफ मना क्यों नहीं किया? विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने नए साल पर बिहार वासियों के नाम 2 पेज का पत्र लिखा। शुभकामनाएं देते हुए उन्होंने लिखा है कि बिहार की विकास गाथा के इतिहास में वर्ष 2025 ऐसे वर्ष के रूप में याद किया जाएगा जिसने बदलाव एवं नए बिहार के निर्माण की नींव रखी। मैं ये विश्वास दिलाता हूं कि बिहार को उस लक्ष्य पर ले जाकर खड़ा किया जाएगा जहां से प्रगति का सूरज और उन्नति का आसमान निकट दिखेगा। बापू के प्रिय भजन की पंक्तियों ईश्वर अल्लाह तेरे नाम सबको सन्मति दे भगवान के साथ उन्होंने अपने पत्र का समापन किया। पत्र में उन्होंने लिखा है कि तेजस्वी यह प्रण लेकर आ रहा है कि जनता की सरकार आने पर इसी वर्ष घर घर से स्मार्ट मीटर हट जाएंगे। हर घर को 200 यूनिट बिजली मुफ्त मिलेगी। बेरोजगारी का अंधेरा छटेगा, रोजगार की भोर होगी, नौकरी का सूरज हर घर से उगेगा। कृषि आधारित उद्योग, फूड प्रोसेसिंग यूनिट, इंडस्ट्रियल क्लस्टर एवं नए उद्योग धंधे स्थापित कर पलायन को रोका जाएगा। माई बहन मान योजना के रूप में हर महीने 2500 रुपए माताओं बहनों के खाते में सीधा पहुंचेगा। दिव्यांगों, विधवाओं और वृद्धों को पेंशन में 400 के बजाय 1500 रुपए दिए जाएंगे। महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजित पवार की मां आशा पवार ने बुधवार को पंढरपुर का दौरा किया और वहां के मंदिर में अजित और उनके चाचा यानी एनसीपी एसपी प्रमुख शरद पवार के दोबारा साथ आने के लिए प्रार्थना की। अब आशा पवार की प्रार्थना कितनी सुनी जाएगी ये समय बताएगा, क्योंकि ऐसा होने पर महाराष्ट्र में राजनीतिक समीकरण फिर बदल जाएंगे। पंढरपुर में विट्ठल रुक्मणी मंदिर में दर्शन करने के बाद आशा पवार जैसे ही बाहर निकली, रिपोर्टरों का कैमरा तैयार था। आशा ने कहा कि सभी विवाद खत्म होने चाहिए। शरद पवार और अजित पवार को फिर से एक होना चाहिए। अजित पवार गुट के एक और नेता प्रफुल्ल पटेल भी फौरन सामने आए और एकता की गुहार लगाई। प्रफुल्ल पटेल ने कहा कि शरद पवार हमारे देवता हैं, हमारे मन में उनके प्रति उच्च स्तरीय सम्मान है। अगर पवार परिवार एक साथ आता है तो इसमें हमें बेहद खुशी होगी। मैं खुद पवार को परिवार का सदस्य मानता हूँ। एनसीपी विधायक नरहरि जिरवाल ने भी यही बात दोहराई। कुल मिलाकर अब अजित गुट की ओर से शरद पवार को साथ लाने की मुहिम शुरू हो गई है। अब ये जानना है कि ये मुहिम अजित ने चलाई है या कंधे पर बंदूक रखी गई है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस पर 2 मंत्रियों धनंजय मुंडे और नीतीश राणे को कैबिनेट से बाहर करने के लिए विपक्ष ने दबाव बढ़ा दिया है। धनंजय मुंडे का संबंध एक ऐसे आरोपी से जोड़ा गया है जिसने फिरौती नहीं मिलने पर एक सरपंच की हत्या की थी। विपक्ष का आरोप है कि धनंजय मुंडे महाराष्ट्र में फिरौती का रैकेट चला रहे हैं। नीतीश राणे अपने बयानों के लिए पहले से ही बदनाम हैं, लेकिन केरल के वोटर्स के बारे में आपत्तिजनक बयान देने की वजह से फडणवीस सरकार की छवि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर खराब हुई। क्योंकि महाराष्ट्र में विदेश निवेश काफी आता है तो उसे इस नजरिए से देखा जा रहा है। धनंजय मुंडे के मामले में मीडिया ने जब मुख्यमंत्री फडणवीस से बात की तो उन्होंने कहा कि मैं इस राजनीति में नहीं पढ़ना चाहता, लेकिन हम उन सभी के खिलाफ सख्त कार्रवाई करेंगे जिनके खिलाफ हमें सबूत मिलेंगे। जांच में किसी का कोई दबाव नहीं होगा, हम गुंडागर्दी बर्दाश्त नहीं करेंगे। मेरे लिए सबसे महत्वपूर्ण काम संतोष देशमुख की हत्या के आरोपियों को सजा दिलाना है। हालांकि महाराष्ट्र बीजेपी के प्रवक्ता केशव उपाध्याय ने इस पर कोई भी बयान देने से मना कर दिया।
जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने गुरुवार को मीडिया से बातचीत की। इस दौरान उन्होंने जम्मू कश्मीर को जल्द ही दोबारा राज्य का दर्जा मिलने की उम्मीद जताई है। उमर अब्दुल्ला ने कहा कि हमें सरकार में आए हुए 2 महीने से थोड़ा ज्यादा समय हुआ है। हमें केंद्र शासित प्रदेश के तौर पर जम्मू कश्मीर में सरकार के काम को समझने में थोड़ा वक्त लगा है। हम चुनाव से पहले किए गए अपने वादों पर कायम हैं। जिन वादों की बुनियाद पर लोगों ने हमें वोट दिया है, हम उन वादों से पीछे नहीं हटेंगे। हमने कुछ वादों को अमल में लाने की शुरुआत की है। उन्होंने आगे कहा कि हमारे लिए जम्मू कश्मीर के स्टेटस को बदलना ज्यादा जरूरी होगा। केंद्र सरकार ने वादा किया है कि जल्द ही जम्मू कश्मीर को राज्य का दर्जा दिया जाएगा और हम उम्मीद करते हैं कि इसमें ज्यादा समय नहीं लगेगा। उन्होंने ये भी माना कि एक राज्य के तौर पर सरकार चलाने और केंद्र शासित प्रदेश के तौर पर सरकार चलाने में काफी फर्क है। उन्होंने कहा कि जाहिर सी बात है, ऐसा नहीं है, अभी भी कश्मीर का विवाद बना हुआ है। हम चाहते हैं कि कश्मीर विवाद सुलझ जाए। टीएमसी के महासचिव अभिषेक बैनर्जी ने बांग्लादेश में इस्कॉन से जुड़े चिन्मय कृष्णदास की जमानत याचिका खारिज होने पर बयान दिया। उन्होंने कहा कि भारत सरकार को इस मामले को बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के सामने उठाना होगा। ये मेरे विशेष अधिकार या जनादेश के अंतर नहीं आता है। अभिषेक बैनर्जी ने इसे मानवाधिकार का उल्लंघन बताते हुए कहा कि अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग को भी इसे बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के सामने सख्ती से उठाना चाहिए। ये मानवाधिकार का साफ उल्लंघन है। बता दें, गुरुवार को चटगांव की एक अदालत ने बांग्लादेश में इस्कॉन मंदिर से जुड़े चिन्मय कृष्णदास की जमानत याचिका को रद्द कर दिया है। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने केंद्रीय बलों पर बड़ा आरोप लगाया। ममता बनर्जी ने आरोप लगाते हुए कहा कि बीएसएफ राज्य को अस्थिर करने के लिए बांग्लादेश के नागरिकों को घुसपैठ की अनुमति दे रही है और महिलाओं पर अत्याचार कर रहे हैं। ममता ने कहा कि टीएमसी बॉर्डर की रक्षा नहीं करती। अगर कोई घुसपैठ के लिए टीएमसी पर आरोप लगाएगा तो उसे मैं बताऊंगी कि ये बीएसएफ की जिम्मेदारी है। ममता बनर्जी ने इसे केंद्र सरकार की बड़ी नापाक योजना बताकर बड़ा विवाद खड़ा कर दिया। सीएम बनर्जी के इस बयान के बाद टीएमसी और भाजपा दोनों ही पार्टियों के बीच कड़ी टक्कर देखने को मिल सकती है। ममता बनर्जी के बीएसएफ घुसपैठ करवाती है वाले बयान पर केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने बयान दिया। उन्होंने कहा यह बयान हास्यास्पद है। पश्चिम बंगाल सरकार पहले बांग्लादेशियों के लिए लाल कालीन बिछाती है और फिर बांग्लादेश के नाम पर राजनीति करती है। उन्होंने आरोप लगाया कि पश्चिम बंगाल बांग्लादेशी घुसपैठियों के लिए नर्सरी बन गया है। भारत के प्रधानमंत्री मोदी ने अमेरिका के नए चुने गए राष्ट्रपति ट्रंप से बात की और अमेरिका में हुए आतंकी हमलों की निंदा की। साथ ही उन्होंने हमले में जान गंवाए लोगों के परिवारों के प्रति संवेदना व्यक्त की। प्रधानमंत्री ने लिखा, आतंकवाद को जड़ से उखाड़ फेंका जाना चाहिए और हमने इस लक्ष्य को शीघ्रता से हासिल करने के तरीकों के बारे में बात। बता दें, बुधवार को अमेरिका के न्यू ऑरलिन्स में एक व्यक्ति ने भीड़ को ट्रक से रौंद दिया। इस हादसे में 15 लोगों की मौत हो चुकी है और कम से कम 35 लोग घायल हैं। इस हादसे को लेकर एफबीआई ने बताया कि अभियुक्त के वाहन में आतंकवादी संगठन आईएस का झंडा मिला। इसके अलावा घटना मामले इलाके से हथियार भी बरामद किए गए। वहीं पीएम मोदी की ट्रंप से बात करने की खबर ऐसे वक्त आई है जब बीजेपी के नेता सुब्रमण्यम स्वामी और बाकी मीडिया रिपोर्ट ये दावा कर रही हैं कि पीएम मोदी ने विदेश मंत्री एस जयशंकर को अमेरिका भेजा है कि वो ट्रंप से मोदी के लिए निमंत्रण लेकर आए, जो कि अभी तक नहीं मिला है। शंभू और खनौरी बॉर्डर पर आंदोलन कर रहे किसानों के मामले में दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने केंद्र सरकार को घेरा है। अरविंद केजरीवाल ने सोशल मीडिया साइट एक्स पर लिखा, पंजाब में किसान कई दिनों से धरने और अनिश्चित अनशन पर बैठे हैं। इनकी वो ही मांगे हैं जो केंद्र सरकार ने 3 साल पहले मान ली थी, लेकिन अभी तक लागू नहीं की। बीजेपी सरकार किसानों से बात तक नहीं कर रही। उनसे बात तो करो, ये हमारे ही देश के किसान हैं। बीजेपी को इतना ज्यादा अहंकार क्यों है कि किसी से बात भी नहीं करते। उन्होंने कहा कि पंजाब में जो किसान अनशन पर बैठे हैं, भगवान उन्हें सलामत रखें, लेकिन अगर उन्हें कुछ होता है तो इसके लिए बीजेपी जिम्मेदार होगी। केजरीवाल ने कहा कि किसानों को जानकारी के लिए बता दूं कि जो 3 काले कानून केंद्र ने 3 साल पहले किसानों के आंदोलन की वजह से वापस लिए थे, उन्हें पॉलिसी कहकर केंद्र सरकार पिछले दरवाजे से दोबारा लागू करने की तैयारी कर रही है। इस पॉलिसी की कॉपी उनके विचार जानने के लिए केंद्र ने सभी राज्यों को भेजी है। सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को कहा कि पंजाब सरकार के अधिकारी मीडिया में गलत धारणा पैदा कर रहे हैं कि किसान नेता जगजीत सिंह डल्लेबाल का अनशन तोड़ने की कोशिश की जा रही है। सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया कि उसने डल्लेबाल के विरोध को समाप्त करने का कभी निर्देश नहीं दिया है, लेकिन वो केवल उनके स्वास्थ्य को लेकर चिंतित है। सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब सरकार से आगे कहा कि उसके अधिकारी और कुछ किसान नेता किसानों के विरोध प्रदर्शन के बारे में गैर जिम्मेदाराना बयान दे रहे हैं, जिससे स्थिति जटिल हो रही है। बार एंड बेंच की एक रिपोर्ट के अनुसार जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस सुधांशु धूलिया की सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने कहा कि अगर डल्लेबाल मेडिकल हेल्प मांगते हैं तो उन्हें किसानों के विरोध प्रदर्शन के बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है।
एआईएमआईएम के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट सुनवाई को तैयार हो गया है। ओवैसी ने प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 यानी उपासना स्थल कानून को लागू करने वाली जनहित याचिका दायर की थी। ओवैसी ने फिर इसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर शेयर किया। ओवैसी ने बताया कि मेरी ओर से कोर्ट में वकील निजाम पाशा पेश हुए। बता दें, वर्ष 1991 के पूजा स्थल कानून के मुताबिक किसी स्थान के धार्मिक चरित्र को 15 अगस्त 1947 के अनुसार बनाए रखने की बात है। हाल ही में शाही जामा मस्जिद के हिंदू मंदिर होने का दावा कर अदालत में वाद दायर किया गया था, जिसके बाद इस धर्मस्थल को लेकर कानूनी विवाद पैदा हो गया है। इसके बाद मस्जिद का सर्वे हुआ। खेल मंत्रालय ने राष्ट्रीय खेल पुरस्कार 2024 की घोषणा कर दी है। इस लिस्ट में ओलंपिक पदक विजेता मनु भाकर, शतरंज के विश्व चैंपियन गुकेश डी, भारतीय हॉकी टीम के कप्तान हरमनप्रीत सिंह और पैरालंपिक स्वर्ण पदक विजेता प्रवीण कुमार शामिल हैं। सभी को 17 जनवरी को राष्ट्रपति भवन में भारत के राष्ट्रपति मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार देंगे। बता दें, मनु भाकर को लेकर विवाद पहले ही हो चुका है कि उनका नाम इसमें शामिल नहीं है, जिसके बाद मनु भाकर के पिता और खुद मनु भाकर ने बयान दिया था। दबाव के कारण हो सकता है कि मनु भाकर को यह अवार्ड दिया गया हो। बताया गया था कि मनु भाकर मेडल जीतने के बाद राहुल गांधी से मिलने गई थी, जिसके बाद मनु भाकर को अवार्ड देने से बचा जा रहा था। हालांकि वाद विवाद हुआ और अब मनु भाकर को अवार्ड मिल रहा है। पिछले कुछ मैच से अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाए रोहित शर्मा अब चर्चाओं में बने हुए हैं। खराब फॉर्म से जूझ रहे कप्तान रोहित शर्मा को प्लेइंग 11 से ही बाहर रखने की बात तक होने लगी है। सिडनी में भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी का 5वां और आखिरी टेस्ट मैच शुक्रवार से शुरू होना है। इस बीच भारतीय क्रिकेट टीम के हेड कोच गौतम गंभीर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। जब उनसे मौजूदा कप्तान रोहित शर्मा के प्लेइंग 11 में खेले जाने पर सवाल किया गया तो उन्होंने इस पर कुछ भी बोलने से मना कर दिया। मैच से पहले हुई प्रेस कॉन्फ्रेंस में अक्सर कप्तान और कोच या फिर सिर्फ कप्तान आते हैं, लेकिन इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में रोहित शर्मा नहीं पहुंचे। गौतम गंभीर ने कहा है कि रोहित शर्मा के साथ सब कुछ ठीक है, हेड कोच इधर है और इतना बहुत है, हम कल फाइनल करेंगे। बता दें, रोहित शर्मा ने इस सीरीज में अभी तक सिर्फ 31 रन बनाए हैं। 5 मैच की सीरीज में ऑस्ट्रेलिया 2-1 से आगे चल रहा है, वहीं 1 मैच ड्रॉ रहा है। रोहित शर्मा सोशल मीडिया साइट एक्स पर भी ट्रेंड कर रहे हैं। भारतीय टीम जहां अपने प्लेइंग 11 को लेकर चर्चा में है, तो वहीं ऑस्ट्रेलिया ने प्लेइंग 11 का ऐलान कर दिया है। ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट टीम ने मिचेल मार्श की जगह व्यू वेबस्टर को जगह दी है। व्यू वेबस्टर का ये डेब्यू मैच होगा। अब तक की सुर्खियों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ।